नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षा चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी इलेक्टिव के सूरदास झोपड़ी के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। जो भी बच्चे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सूरदास की झोपड़ी से कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। डैश के आधार पर सूरदास की मन स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, यानी इस पाठ के आधार पर आपको इस सूरदास की जो मन का स्थिति है उसका वर्णन करने बोला गया। ये जो सूरदास की झोपड़ी जो चैप्टर, इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, और सूरदास की झोपड़ी जो है प्रेमचंद के एक उपन्यास यानी एक नॉवेल से लिया गया जिस नॉवेल का नाम है रंगभूमि। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरदास की जो झोपड़ी है उनका जो है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, ये लाइन के आधार पर सूरदास का जो मन का स्थिति है उसका वर्णन करने बोला गया है। जैक के तरफ 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एक एक क्वेश्चन को समझिए, रटिए मत, समझ कर जाइएगा तो आप लोग लिख कर आएंगे क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न हार्ड हो गया। तो हम लोग को एक एक क्वेश्चन को समझ के जाना है ताकि वहां जाकर कुछ लिख पाए। चाहे सूरदास के बारे में पूछे, चाहे भैरव के बारे में पूछे, चाहे जगधर के बारे में पूछे, कुछ भी लिख कर आना है इस चैप्टर। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, रटने के फिराक में मत रहिएगा। तो लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। यद्यपि यह कथन नायक राम का है, ये जो चूल्हा ठंडा किया होता दुश्मनों का कलेजा ठंडा होता, ये किसका लाइन है? ये नायक राम का है। ठीक है, पर इस कथन से सूरदास की मन स्थिति का झलक मिल जाता है। जैसे जगधर ने सूरदास से पूछा था, सूरे क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तो इसका जवाब नायक राम ने दिया था कि चूल्हा अगर ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। सूरदास के दुश्मन जो है भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर अपने कलेजा जो है उसको ठंडा कर लिया था। ठीक है, सूरदास का जो दुश्मन था वो कौन था? भैरव। वो क्या किया था? सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दिया था और जो है उसका जो कलेजा है तभी जाके उसका ठंडा हुआ था। इसके आगे जो देख सकते हैं लाइन क्या लिखा गया है कि उसकी पत्नी सुभागी, ये जो भैरव की पत्नी जो है सुभागी, उससे रूठ कर सूरदास की झोपड़ी में एक दिन चली गई थी। तभी से भैरव सूरदास से बदला लेने की ताक में था। उसने झोपड़ी में आग लगाकर अपने मन को तसल्ली देने का काम किया था। सूरदास इस समय बहुत ज्यादा व्यथित थे, बहुत ज्यादा दुखी था। ठीक है, उसकी मन स्थिति बड़ी विचित्र थी। उसने 500 से अधिक रुपए, याद रखिए 500 से अधिक रुपए जमा करके एक पोटली में रखकर इसी झोपड़ी में छिपा रखे थे। वह इन रुपयों से अपने मन की सोची गई योजनाएं पूरी करना चाहता था। ठीक है, आग लगने के कारण उसे अपनी सभी योजनाएं पर पानी फिरता नजर आया। वह अपनी जमा पूंजी की बात ना किसी से कह सकता था ना स्वीकार कर सकता था। उसे झोपड़ी के जल जाने का इतना दुख नहीं था जितना उस पोटली का था जिसमें उम्र भर की कमाई थी। 500 से अधिक पैसा था, आप सही पता है। उस पैसों से वो पितरों को पिंडा देने का सोचा था, मिठुआ का सगाई करने के लिए सोचा था, कुआं बनवाने के लिए सोचा था, लेकिन झोपड़ी जल गया उसका उसको दुख नहीं था। उसे तो उस पोटली का दुख था जिसमें यातनाएं सहकर एकत्रित किया हुआ धन था, वो धन अब उसके पास नहीं था। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैरव जो है वो सूरदास की झोपड़ी आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण था कि भैरव जो है वो सूरदास की झोपड़ी को जला दिया। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। तो भैरव की पत्नी सुभागी भैरव से लड़कर कहां छिप गई थी? सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप गई थी या चली आई थी। भैरव ताड़ी पीकर, क्या पीकर? ताड़ी पीकर सुभागी को मारता पीटता था। उसकी मां उन दोनों में झगड़ा करवाती थी। भैरव को सुभागी का सूरदास की झोपड़ी में आकर रहना बहुत बुरा लगा। उसने सूरदास को सबक सिखाने का निश्चय किया और एक रात उसने चुपके से दियासलाई लगा दी, यानी आग लगा दिया सूरदास की झोपड़ी में। ठीक है, वह अपनी करतूत को जगधर के सामने स्वीकार भी कर लेता है। लेकिन आगे कुछ हो, दिल को, जो दिल की जो आग है उसको ठंडी हो गई। अर्थात भैरव बदले की आग में जल रहा था, सूरदास की झोपड़ी को आग लगाकर उसका मन को जो है वो चैन मिला, शांति मिला। ठीक है, वह झोपड़ी में से सूरदास की जमा पूंजी वाली थैले भी उड़ा लिया और उसने सुभागी को बाका ले जाने का जुर्माना बताया। वह सूरदास को रोते हुए देखना चाहता था। उसने जगधर के सामने कहा भी, जब तक उसे रोते ना देखूंगा दिल का कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, यानी इज्जत बिगाड़ दिया, उसके साथ जो चाहे करूं मुझे पाप नहीं लग सकता। याद रखिएगा, एक बार जो है भैरव की पत्नी जो सुभागी वो सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी। पूरे मोहल्ले में सूरदास और उनकी पत्नी के जो अवैध संबंध का जो चर्चा होने लगा था, जिसके वजह से भैरव को अपने आत्मसम्मान पर जो है चोट लगा था। और वो उसी दिन प्रण कर लिया था कि मैं जब तक सूरदास को बर्बाद ना कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। एक दिन जाकर सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है और उसका 500 से ज्यादा जो पैसा जो रखा हुआ था पोटली वो चुराकर भाग जाता है। इस तरह से भैरव जो है अपने प्रतिशोध का भावना को जो है वो पूरा करता है। इसी वजह से सूरदास
की झोपड़ी में वो आग लगा देता है। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना की। 2011 में क्वेश्चन आया था। सही में ये घास फूस पुआल वाला जो है वो आग नहीं है, झोपड़ी में लग गया, आग लग गया, लेकिन सूरदास का सारा जो इच्छा था ना वो भी जलकर राख हो गया। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि यह फूस की राख ना थी बल्कि सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। इसको विवेचना करना है, अच्छे से आपको समझा के लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग लगा दी थी। किसने लगाई थी? भैरव ने लगाई थी। झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। राख मतलब समझे, छाई हो गया था। ठीक है, झोपड़ी का फूस राख में परिवर्तित हो चुका था। सूरदास को झोपड़ी के जल जाने का उतना दुख ना था जितना अपनी सारी जमा पूंजी के नष्ट हो जाने का था। सूरदास फूस के राख में से अपनी उस पोटली को ढूंढ रहा था जिसमें उसके जीवन भर की जमा पूंजी लगभग 500 रुपए एकत्रित थी। उसने सारी राख को खंगाल डाला पर वह पोटली जो है उनके हाथों ना आई। उन रुपयों से उसने अपने पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था, मिठुआ की सगाई करने की सोची थी, कुआं बनवाने का सोचा था, लेकिन पोटली चोरी होने के बाद उसकी जो सारी अभिलाषाएं है वो राख हो गई थी। इसीलिए यह फूस की राख ना थी बल्कि सूरदास की अभिलाषाओं, सूरदास की इच्छाओं की राख भी थी। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ जैक की तरफ से। 12 में, 15 में, 17 में, 20 में और 23। समझ रहे हैं, इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? ये जगधर का मन में किस तरह का जलन भाव, ईर्ष्या भाव जगा और क्यों जगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसका सटीक आंसर है कि जगधर के मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या भाव जगा था। किसके प्रति? याद रखिएगा, जगधर जो है ना एक मिठाई का खोचा लगाता था, ठेला लगाता था, और ये जो है रिफाइंड तेल का जो लड्डू बनाता था, लोगों को बोलता था घी का है, शुद्ध घी का है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मक्खी मारता था। ठीक है, ये सूरदास से भी जलता था, लेकिन अभी जो जलन है उसका किसके साथ है? भैरव के प्रति है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना सटीक लिखा हुआ है कि जगधर के मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या भाव जगा क्योंकि सूरदास की जो पैसों से भरी पोटली थी वो भैरव के हाथ लगी थी। यद्यपि जगधर ने ही सूरदास से बदला लेने के लिए भैरव को उकसाया था। उकसाने वाला कौन था? जगधर ही था भैरव को। लेकिन किंतु पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला था। देखिए ना, 500 से प्लस ज्यादा पैसा उसको हाथ लगा था, तो लेकिन जो भैरव है वो जगधर को एक पैसा भी नहीं देता है। इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की जो चोरी की बखान है वो जाकर सूरदास के सामने जाकर कर दिया। अगर मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हैं, ठीक है, या 2 दोस्त, आप लोग कहीं मेला घूमने जा रहे हैं, 500 रुपया एक दोस्त को मिलता है और उसके आगे का आदमी का गिर गया। अगर मान लीजिए बगल वाले दोस्त को बोलता है कि हम तुमको 1 रुपया नहीं देंगे, 500 रुपया हमको मिला, तो बगल का दोस्त क्या करेगा? वो आदमी को बोल देगा, ए अंकल आपका पैसा गिर गया, देखिए, फंसा देगा ना। तो अगर जगधर को पैसा मिलता, भैरव अगर पैसा देता तो सूरदास को जाकर नहीं बोलता, लेकिन जब भैरव जगधर को एक फूटी कौड़ी नहीं दिया तो जगधर जो है जाकर सारा स्टोरी किसको बता देता है? सूरदास को। लेकिन सूरदास जो मानने से इनकार कर देता क्योंकि एक अंधा भिखारी बोलता मेरा पास पैसा कहां से आएगा, हम तो भिखारी, अगर पैसा रहता तो हम भीख क्यों मांगते। ठीक है, वो भी सूरदास भी मुकर जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बस आप लोग समझ के जाइएगा। ठीक है, जितना स्टोरी आप समझ के जाइएगा, सारा स्टोरी कहां से क्वेश्चन बनेगा कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं सारे इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए। तो सूरदास जो है जगधर से, किससे? जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है, या फिर सूरदास की झोपड़ी कहानी में सूरदास अपनी आर्थिक हानि जगधर को क्यों नहीं बताना चाहता? मैंने बताया था ना, जब जगधर को 1 रुपया भी नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला भैरव से, तो सारा स्टोरी जाकर जो जगधर है सूरदास को सुना देता है। लेकिन सूरदास जो है वो अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखता है जगधर से। ऐसा क्यों? ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए एक एक लाइन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सूरदास जगधर को अपनी जमा पूंजी के बारे में नहीं बताना चाहता था, वह जानबूझकर रुपयों की पटली के बाद जो है वो छिपा गया, जबकि जगधर को भैरव से पता चल गया था कि उसने सूरदास की झोपड़ी से जो थैली पोटली उड़ाई थी ना, उसमें 500 से अधिक रुपए थे। जगधर ने सूरदास से जो है कुरेद कर थैली के बारे में पूछा भी, पर सूरदास इससे साफ इनकार कर दिया। ठीक है, वह भैरव तुमसे हंसी करता होगा। क्या बोलता है सूरदास? जो वो भैरव है ना, तुमसे हंसी करता होगा, 5.5 रुपए तो कभी जुड़े नहीं, 550 कहां से आते? यानी सूरदास जो बोल रहा मैं तो एक भिखारी हूं, 5.5 रुपया नहीं देखे, 550 रुपया कहां से आएगा मेरे पास? इसका कारण यह था कि सूरदास जो है जगधर से अपनी आर्थिक हानि को की बात जो है वो गुप्त रखना चाहता था, छिपाना चाहता था। ठीक है, वो जानता था कि एक अंधे भिखारी के लिए, याद रखिएगा, वो जानता था कि एक अंधा भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना कि धन
का होना, ठीक है। दरिद्रता तो एक भिखारी का गहना है, जितना फटा चिथड़ा कपड़ा पहनेगा, जितना शरीर को कष्ट दिखाएगा, उतना उनका जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। वो तो गहना है। अगर भिखारी के पास पूरा पैसा रहेगा, पूरा जमीन रहेगा, तो ये तो भिखारी को सूट नहीं करेगा ना। यही पर बोला गया है कि जो दरिद्रता है उतना लज्जा की बात नहीं है भिखारी के लिए, जितना धन है, ठीक है। भिखारियों के लिए धन संचय जो है वो पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। अगर भिखारी भी धन इकट्ठा करने लग जाए तो ये तो एक पेशा हो जाएगा ना, फ्रॉड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। अतः वो कहता है मेरे पास थैली वैली कहां होगी किसी की, थैली होती तो भीख मांगता। ये लाइन जो है वो जगदर से बताता है, ठीक है। इसलिए वो आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता है। समझ गए? आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी लास्ट में क्या करता है, सूरदास जो है उठ खड़ा होता है और जैसे वो विजय हो गया और राख जो है ना उसको दोनों हाथों से उड़ाने लगता है। गांव के लोग सोच रहे पगला गया होगा, झोपड़ी जल गया, पैसा चोरी हो गया तो पगला गया इसलिए ऐसा फेंक रहा। ऐसा नहीं, उसे एक विजय मंत्र मिल गया, वो जीत चुका था, उसके मन में एक साहस मिल गया था। वो कैसे? चलिए आंसर को हम लोग समझते हैं तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। जब सूरदास ने घिसू द्वारा मिठुआ को चिढ़ाते हुए यह कहते सुना, खेल में रोते हो, तब सूरदास की मनोदशा जो है एकाएक परिवर्तन हो जाता है। देखिए घिसू जो है वो चिढ़ाता है किसको? मिठुआ को। वो खेल से हार कर आता तो उसको यही बोलता है कि ये खेल में रोता है, खेल में कोई रोता है। तो ये वाला जो लाइन है ना, इसके लिए बहुत बड़ा काम करता है सूरदास के लिए, ठीक है। सूरदास के लिए बहुत बड़ा काम करता है। इससे पहले सूरदास जो है अत्यंत दुखी में था। याद रखिएगा, सूरदास कहा तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था उस टाइम। कहा यह चेतावनी सुनते ही उसे मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह मैं तो खेल में रोता हूं। क्या बोलता है? वाह मैं तो खेल में रोता हूं। कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं। याद रखिएगा, सच्चे जो खिलाड़ी होते हैं ना वो कभी भी रोते नहीं। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के जो है वो सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य की छींटे कभी नहीं आते, ना किसी से जलते हैं, ना चिढ़ाते हैं, ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं है। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग में राख के दोनों ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। जैसे बहुत सारे बच्चे कल इंग्लिश कोर का थोड़ा सा पेपर जो है वो खराब गया, लेकिन उसी दुख में उसी पीड़ा में अगर रहिएगा तो हिंदी का पेपर भी तो खराब होगा ना। तो वो भूल जाइए, एकदम फ्रेश से आप लोग एकदम जीतोड़ मेहनत कीजिए। हिंदी इलेक्टिव को हम लोग को धुआं करके आना है, समझ के जाना है, स्टोरी लिख कर आना। देखिए लिख कर आइएगा, प्लेन एकदम ब्लैंक छोड़ के आइएगा तो लड्डू भी नहीं, लड्डू मिलेगा। कुछ लिख कर आइएगा, स्टोरी के बारे में लिख कर आइएगा ना, कुछ भी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे सूरदास के बारे में कुछ भी पूछे तो क्या आप स्टोरी में सूरदास के बारे में कुछ भी लाइन नहीं जानते? वो लाइंस लिख कर आइएगा। लिखना इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लिख कर आइएगा तो 110% अच्छे नंबर से पास होइएगा। छोड़ कर आइएगा तो कोई फायदा नहीं है, लिख कर आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। यहां पर क्या बनाने की बात किया जा रहा पता है? झोपड़ी को पुनर्निर्माण के बारे में सोचा जा रहा है कि मेरी झोपड़ी को 100 लाख बार क्यों ना जला दे, मैं 100 लाख बार बनाऊंगा, थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, मिटूंगा नहीं, ठीक है। तो इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र का विवेचन कीजिए। यानी ये क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल में भी कुछ क्वेश्चन आए कि सूरदास का चरित्र चित्रण करें, उनका स्केच करके लिखे, तो यही आंसर को लिख कर आना है। ये क्वेश्चन जैक 2013-2020 में पूछा गया। तो इस कथन के आधार पर, किस कथन के आधार पर? तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं जो है सामने उभर कर आती है। पहला पॉइंट, कर्मशील व्यक्ति। जो सूरदास जो है ना एक कर्मशील व्यक्तित्व का स्वामी है, उसमें अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस है। दूसरा पॉइंट, हार ना मानने वाला। सूरदास में दूसरा कैरेक्टर क्या है? वो जो कैरेक्टर उसमें एक चरित्र है कि वो हार नहीं मानता है, ठीक है। सूरदास परिस्थितियों से जूझने वाला है। वो एक बार झोपड़ी के नष्ट हो जाने पर तब तक पुनः बनाने का संकल्प करता है जब तक नष्ट करने वाला थक ना जाए। यानी नष्ट करते करते वो थक जाएगा, लेकिन बनाते बनाते कभी भी नहीं थकेगा। इसका दूसरा कैरेक्टर, ठीक है। तीसरा, सहनशील। क्या? सहनशील जो है, सूरदास सहनशील व्यक्ति है। झोपड़ी जलने की घटना में उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, पर वह सब कुछ धैर्यपूर्वक सह जाता है। देखिए सहनशील होना भी बहुत बड़ा बात है।
चौथा जो है आप देख सकते हैं संकल्प का धनी, वो जो संकल्प ले लिया उसको वो पूरा करेगा, ठीक है। तो यानी सूरदास अपने संकल्प का धनी था। और एक लास्ट आशावान था, ठीक है। सूरदास भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है, यानी वो जो आशा पाले रखता है कि हाँ मैं बनाऊंगा तो बनाऊंगा, कोई मेरी झोपड़ी को 100 लाख बार जलाए, जलाते जलाते वो थक जाएगा लेकिन मैं बनाते बनाते नहीं थकूंगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि जो कुछ होना था वो हो चुका। इस कथन जो है सूरदास के चरित्र की किन विशेषताओं की झलक देता है। सही बात है, जो होना था वो हो गया। जैसा इंग्लिश का पेपर गया उसको छोड़िए, अब हिंदी में कैसे बेस्ट देना है, आगे के पेपर को हम लोग को कैसे एग्जाम में अच्छे से लिखना है, इसके बारे में सोचना है। जो हो गया उसे भूल जाइए, ठीक है। तो यह कथन सूरदास के चरित्र की किन विशेषताओं की झलक देता है, इसे अपने शब्दों में लिखना है। ये जैक की तरफ से 2010 में पूछा गया था। तो सूरदास के यहां पर दो को चीज बताया गया, भाग्यवादी। क्या? भाग्यवादी। सूरदास की झोपड़ी भैरव द्वारा जला दी जाती है। आसपास के लोग इस विषय पर काफी चर्चा भी करते हैं और कुछ लोगों पर यह कार्य करने का शक भी करते हैं। जगधर सूरदास के इस विषय पर बात करता है। सूरदास के इस कथन से उसके भाग्यवादी होने का पता चलता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्यर्थ में बात जो है ना वो बढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो सूरदास को यह भी ज्ञात नहीं था कि झोपड़ी में आग किसने लगाई, इस कारण वह व्यर्थ में बात को बढ़ाना नहीं चाहता है। वैसे भी वह एक अंधा भिखारी था, अतः जानता था कि उसके लिए बात को बढ़ाना ठीक ना होगा, क्योंकि अगर बात बढ़ाएंगे कुछ होगा तो और दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया, 2016 में जैक की तरफ से पूछा गया कि सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है। तो सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की चरित्रगत विशेषताएं स्पष्ट होती है। सूरदास ने निराशा, चिंता और ग्लानि को दूर कर इस बात का पक्का इरादा कर लिया था कि हम दूसरा घर भी बनाएंगे, चाहे उसे कोई कितनी बार जलाए, हम पुनः नया घर बनाएंगे। यानी जलाते जलाते तोड़ते तोड़ते आदमी थक जाएगा, मैं पुनः निर्माण करते करते नहीं थकूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि लोगों की विनाशकारी शक्ति से ज्यादा मेरा पास निर्माणकारी शक्ति है। लोग विनाश करते करते थक जाएंगे, मैं निर्माण करते करते नहीं थकूंगा। दूसरा यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मिठुआ जब रोता हुआ सूरदास के पास आता है तो वह देखकर सूरदास चौंक पड़ते हैं कि मिठुआ रो रहा है। फिर भी वह एक खिलाड़ी है, उसे खेल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। मिठुआ को खेल में कभी हार नहीं मानना चाहिए और ना कभी निराश होना चाहिए। अतः सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की आशाओं और जीवन में आगे बढ़ने की विशेषता जो है इस चैप्टर के माध्यम से प्रकट की गई है। यह था दोस्तों 9 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोग को और किन किन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बताइएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा और इस चैप्टर को लाइक जो है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल में हम लोग के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज जो है पूरा दिन आप लोगों मैं साथ हूं, हिंदी इलेक्टिव जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, जो भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।